हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। इकोनोमेट्रिक्स के हिंदी के पार्ट 4A में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी फॉर इकोनोमेट्रिक्स करने वाले हैं, यानी कि इकोनोमेट्रिक्स में प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे कंसेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बारे में अगर हमको जानकारी नहीं है तो बहुत सारे डेरिवेशंस और बहुत सारे कैलकुलेशंस हमको समझ में नहीं आते। इसलिए थर्ड चैप्टर के बाद ये फोर्थ चैप्टर मैंने बीच में प्रोबेबिलिटी का जोड़ दिया है। ये 4A B C पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और उसके बाद फिफ्थ चैप्टर से हम इसके आगे जो हमने पढ़ा है एजम्पशंस पिछले वीडियो में, उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। नोट वही पुराना है कि ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? हिंदी में से कहते हैं संभावना। और ये जितने भी आउटकम्स यानी जितने भी रिजल्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में विचार करती है। इसके लिए एक चीज और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि पॉपुलेशन में से हमको पैरामीटर्स निकालने पड़ते हैं, बीटा 1 बीटा 2। लेकिन पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है तो हम उसके पैरामीटर्स निकालेंगे कैसे? तो पॉपुलेशन में से हमको एक छोटा सा सैंपल निकालना पड़ता है और सैंपल का हम पैरामीटर्स निकालते हैं जिसको हम एस्टिमेटर्स कहते हैं, बीटा 1 हैट या बीटा 2 हैट। इस तरीके से हम बीटा 1 और बीटा 2 हैट जब निकाल लेते हैं तो उसको इक्वेट कर देते हैं पैरामीटर्स के बराबर और सैंपल को इक्वेट कर देते हैं पॉपुलेशन के बराबर। यानी हम एक तरीके से एक मॉडल बनाकर तैयारी कर लेते हैं। मगर जब हम ये सब करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोबेबिलिटिकल फंक्शंस हमारे सामने आते हैं जिनके बारे में हमको समझ में नहीं आता। जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यूज आती हैं, हमें रैंडम वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता, डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस क्या होते हैं, और किस तरीके से जॉइंट, मार्जिनल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती हैं। ये सारे चीजें अगर हमारे दिमाग में क्लियर हैं तो आगे स्मूथली हम सबको समझते चले जाएंगे। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल वही है जो आपको नहीं पता, रैंडमली आप कुछ चूज करते हैं, दैट इज रैंडम वेरिएबल। इसमें एक डिस्क्रीट वेरिएबल हो सकता है, एक कंटिन्यूअस हो सकता है। आपको नहीं पता कि आप नेक्स्ट ईयर कितने फुटबॉल के गेम्स जीत सकते हो। मतलब टोटल यदि 13 गेम्स हैं तो आप एक भी जीत सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और हो सकता है आप बिल्कुल भी ना जीतो। आप 13 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन आपको पता है कि आपके पास 13 गेम्स हैं। रैंडम तो है मगर डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब जिसका कैलकुलेशन हो सकता हो, जो काउंटेबल हो, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता। डिस्क्रीट में एक चीज और है, यहां तो 13 वैल्यूज है हमारे पास, 0 को मिलाकर 14 हो गई। कभी कभी क्या होता है, इंडिकेटर वेरिएबल होते हैं जो केवल ये इंडिकेट करते हैं कि यस या नो। जैसे कभी हमको फोन का सर्वे करना होता है तो आपसे केवल यही पूछा जाता है कि क्या आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं या नहीं हैं फोन पे, तो आप बोल देंगे यस या नो। तो ये इंडिकेटर वेरिएबल कहलाता है। ये भी एक तरीके का डिस्क्रीट वेरिएबल ही है लेकिन है रैंडम। फिर एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। रैंडमली चूज तो करना है मगर कंटिन्यूअस है, यानी उसकी गिनती नहीं कर सकते हम। जैसे जीडीपी है, जीडीपी के बारे में हमको नहीं पता, वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकती है। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं सच एज इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन। हमको नहीं पता कि ये कहां तक जाएगा मगर रैंडम तो है ही, कंटिन्यूअस भी है। तो ये सारे वेरिएबल्स कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको 10 काइट्स दिख रही हैं, 4 लाइट ग्रीन कलर की हैं या शेडेड है, और बाकी जो 6 हैं ये नो कलर, इसमें कोई भी कलर नहीं है। तो इनमें सब में मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। इस काइट पे 1 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, इस पे 4 है, फिर इस पे 4 है, 4 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है। इस तरीके से इन पे नंबर लिख दिए, यानी 2 वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं। ओके, अब मान लीजिए इन 10 में से कोई एक आपको रैंडमली चूज करना है। आपकी आंखें बंद कर दी गई और बोला कि इन 10 काइट्स में से आप कोई भी एक चुनिए, और काइट्स को भी इधर उधर ऐसे रख दिया गया कि आपको नहीं पता कौन सी कहां पर है। तो आप जब उनमें से चुनेंगे कोई भी, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर 4 तक, यानी x कुछ भी वैल्यू ले सकता है। उसको बोल दिया हमने 1, 2, 3 या 4। इसको स्मॉल x से हमने डिनोट कर दिया कि ये बड़ा वाला जो x है इसकी 4 वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि सब में 1, 2, 3, 4 ही लिखा है। किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1। तो x कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन जब हम बात करें कलर की, अगर हम एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लें
कलर वाले। हो सकता है ये पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, उसमें से हमने कोई कलर्ड वाला चुना, तो कलर्ड वाले में से हमने चुन लिया कि y की वैल्यू 1 होगी अगर हम शेडेड काइट लेते हैं। तो शेडेड काइट में y 1 होगा, और अगर कोई भी कलर वाला नहीं चुन रहे हैं तो y 0 आएगा। यानी y को केवल किससे मतलब है, इस पूरी पॉपुलेशन में 4 काइट से मतलब है जो शेडेड हैं, तो वहां y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमने चुनाव किया है बस। तो y की दो प्रकार की वैल्यू हो सकती हैं, कैपिटल Y में स्मॉल y की दो प्रकार की वैल्यू हो सकती हैं, 0 और 1। ओके, मतलब यदि हमने कलर्ड चुना तो y 1 आएगा, अगर हमने कलर्ड नहीं चुना तो 0 आएगा। अब अगर हम 1 चुनते हैं, x इक्वल टू 1 आता है तो 10% हुआ। अगर हम 2 चुनते हैं, अब इसमें से आप दो देखिए कितने हैं, एक यहाँ कलर्ड में है, एक अनकलर्ड में है। दो हैं, एक ही है, तीन है, और चार है। तो सबके परसेंटेज 10, 20, 30, 40% हुआ। यानी एक पूरे में से 10% है, 2 20% है, 3 30% है, और 4 40% है। तो अगर हमको एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, मान लीजिए x इक्वल टू 3 की, यहाँ पर स्मॉल x की वैल्यू कितनी है 3, तो 30% होगी। 30% इज 0.3। तो हमको इस पूरे में अगर केवल और केवल एक रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो जिस काइट पे 3 लिखा हो, अगर हमने इनमें से कोई एक काइट चुनी आंख बंद करके और उस पर 3 आए, इसकी संभावना क्या है, तो वो 0.3 हुई। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या बोलता है कि 1 आने की संभावना 0.1 है, 2 आने की संभावना 0.2 है, 3 आने की 0.3 है, और 4 आने की 0.4 है जब हम x की बात करें। इस तरीके से उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी होती है, सबकी मिली जुली। उसको मान लीजिए हमने f1 माना। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू या तो 1 है या 1 से कम है। तो वो कितनी है, 0.1 है, क्योंकि 10% ही है। 1 या 1 से कम तो कुछ है नहीं। 2 में 2 के बराबर या 2 से कम, तो इसमें 1 इंक्लूडेड है। तो 2 वाले की कितनी थी हमारी, 0.2 तो थी, और 0.1 1 की भी जुड़ गई तो 0.3 हो गई क्यूमुलेटिव। ऐसी f3 की 0.6, f4 की 1, यानी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। ये हम सबको पता है कि कुल मिलाकर सबकी प्रोबेबिलिटी अगर हम प्लस करें तो कितनी आनी चाहिए 1। f2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से कम है। तो यहां पर अंडरस्टूड ये होता है कि इसमें 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है और 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, इसलिए ये 0.3 हो गया था। इसको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया गया। अब इन सबकी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, P1, P2, P3, P4 मिलाकर कितना हुआ 1। इन सबको आप प्लस कर लीजिए तो आएगा कितना 1। अब अगर हमको ये निकालना हो कि x 2 से ज्यादा है तो कैसे निकालेंगे, 2 से कम वाले को ले लो, 2 के बराबर वाले को ले लो और 1 से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। अब 2 से बड़े वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 3, 4 की निकालने की जरूरत नहीं है। अब 1 माइनस 2 या 2 से छोटे वाले की कितनी है 0.3 है, तो 1 माइनस f2 यानी कि 0.3 तो आ गया 0.7। लेकिन अगर हमको p x इक्वल टू 2.5 की निकालनी हो तो 2.5 तो इसमें कहीं है ही नहीं, है क्या, नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0। अब देखिए, अगर हमको इसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसका मतलब ये होगा कि 2.5 या 2.5 से कम, तो 2.5 से कम तो हो सकता है 2 भी और 1 भी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1 + 2 यानी कि 0.3। यानी क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन जो होता है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है, इनमें ये अंतर होता है बेसिक, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू ले सकता है, लेकिन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू, ये एक जनरल नॉलेज है, आपको इंफॉर्मेशन है, ताकि आपको आगे जब ये वर्ड इस्तेमाल हो तो पता हो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी x बिटवीन -∞ और +∞, मतलब पूरी पॉपुलेशन में से कहीं से भी कैलकुलेट की जा सकती है वो, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं हो सकती कि आप पॉइंट कभी निकाल लें, ये नहीं हो सकता। अब आते हैं कंटिन्यूअस पर। Continuous random variable can take any value in an interval and have an uncountable number of values। यानी कि ये रैंडम तो होता ही है, मगर इसकी वैल्यू कोई भी निर्धारित नहीं होती,
ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी इसके एग्जांपल्स बताए हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए कि दो क्लासेस के बीच में बच्चे कितने हैं, तो 60 बच्चे आप गिन के बता सकोगे, यानी कि ये डिस्क्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि उन बच्चों की हाइट्स की रेंज क्या है, तो आप बोलोगे 5 फुट। 5 फुट तो होगी नहीं सबकी। आप बोलोगे नहीं, 5 से 6.5 फुट के बीच में है, या 5 से 5.8 के बीच में सारे बच्चे आते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आपको नहीं पता, तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो गया। तो पर्टिकुलर नहीं पता, इसलिए प्रोबेबिलिटी किसी स्पेसिफिक वैल्यू की 0 हो जाएगी। कब? जब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल करते हैं। याद रखिए, हम इकोनोमेट्रिक्स में कई जगह जब हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की लेते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड होती है। अगर हम कंटिन्यूस की लेंगे तो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी नहीं ले सकते, वो 0 हो जाती है। कैसे? सपोज ये जमीन है और यहां हमको खुदाई करके पानी निकालना है। अब हमको पता है कि 300 फुट तक खुदाई हर जगह इस एरिया में हो रही है, तब पानी निकलता है। ओके, आर यू श्योर? क्या 300 फुट पे पानी ही निकलेगा? आप श्योर हैं? नहीं, लेकिन लगभग 300 तक लोग कराते हैं तो पानी आ जाता है। मतलब रैंडम तो है, हमको पता नहीं है, मगर डिस्क्रीट नहीं है, पक्का पता नहीं है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोले क्या 250 फुट पे पानी आ जाएगा, नहीं, तो 250 फुट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि 200 और 250 के बीच में पानी आ सकता है, तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो गया। यानी कि जब हम कोई रेंज दे दें तो पानी आ जाएगा। यानी कंटिन्यूअस रैंडम प्रोबेबिलिटी में एक पर्टिकुलर रेंज दी जाती है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो वो 0 हो जाएगी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। ग्राफिकली समझ लीजिए। देखिए, 0 से लेकर 50 तक हमने प्लॉट किया है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं, और 10 से 20 के बीच में अगर एक्स की वैल्यू आती है तो वो निकाली जा सकती है। लेकिन पर्टिकुलर 10 या पर्टिकुलर 20 निकालना कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में असंभव जैसा होता है, बल्कि 0 ही होता है। क्लियर? अब देखिए, ज्वाइंट और मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज क्या कहलाती हैं। यही हमारा 10 काइट का एक पॉपुलेशन ग्रुप है। इसमें एक्स की वैल्यूज वही हैं 1 2 3 4। वाई एक डिस्क्रीट रैंडम है, जिसमें शेडेड वाले को हमने 1 बोल दिया है, जो नॉन कलर है उसको हमने 0 लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए शेडेड 2 इज 0.10। हमको शेडेड लेना है, लेकिन 2 भी लिखा हो उस पर, और ऐसे कितने होंगे उसके बारे में हमको निकालना है। तो देखिए, x कितना होना चाहिए? 2। लेकिन शेडेड होना चाहिए तो y कितना होना चाहिए? 1। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो फंक्शन लगेगा जब, तो स्मॉल x की वैल्यू 2 है और स्मॉल y की 1 है, तो ये आएगा 0.1। आप देख लीजिए, इन कलर्ड में से 2 कितने हैं? एक ही है। हमको सब में नहीं देखना है 2, हमको केवल कलर्ड वाले में देखना है, शेडेड वाले में देखना है। तो 2 कितने हैं? 4 में से एक ही है। अब देखिए, यहां पर जब y 0 है, यानी कि नॉन कलर लेना है, और x की वैल्यू 1 लेना है। नॉन कलर में क्या 1 है कहीं पर? दिख रहा है आपको? नहीं है, तो वैल्यू 0 हो गई। नॉन कलर में 2 लेना है, तो देखिए कहीं है इसमें? यस, एक ये वाला है, तो 0.1 हो गया, क्योंकि 10 में से ले रहे हैं, 10 में से एक लेंगे तो कितना होगा? 0.1। 3 देखिए कितने हैं नॉन कलर में? 1 2 है, तो 0.2 हो गया। 4 देखिए, 1 2 3, 3 है, 0.3 हो गया। लेकिन जब हम कलर की बात करें, यानी शेडेड की बात करें, जब y की वैल्यू 1 होगी और x 1 लिखा हो, तो कितना होगा? 0.1 0.1 0.1 0.1। क्यों? 1 भी एक है, 2 भी एक है, 3 भी एक है, 4 भी एक है शेडेड पोर्शन में, इसलिए सबकी प्रोबेबिलिटी 0.1 0.1 0.1 0.1 हो गई। यानी कि जब y 1 होगा तो उनकी सम्मिलित प्रोबेबिलिटी 0.4 हो गई। इसको कहते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। यानी कि हमने शेडेड पोर्शन के साथ या नॉन शेडेड पोर्शन के साथ x की प्रोबेबिलिटी निकाली, यानी कि x और y दोनों की मिला के निकाली। ठीक है। लेकिन जब हम केवल y की निकालें, जैसे y जब 1 होता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? y 1, तो ये सारी 1 1 1 1 जोड़ दिया तो 0.4 आ गया। या y जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3, यानी 0.6 होगी। तो इसको कहते हैं मार्जिनल।
जब हम केवल वाई वाई की निकालें, एक्स एक्स की भी निकाल सकते हैं, 1 आने वाली प्रोबेबिलिटी इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को, 4 के लिए इन दोनों को कर लो, तो इस तरीके से ये मार्जिनल निकलेगी। आप देखिए एक्स की यहां जोड़ दी गई और वाई की यहां जोड़ के लिख दी गई, यहाँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और यहाँ पर 0.6, 0.4, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी आती है कितनी, 1.0। बनी बात है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है टोटल। आप चाहे मार्जिन ले लो x का, आप चाहे मार्जिन ले लो y का, दोनों को प्लस करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन्हीं से जुड़ी हुई है। वो ये है कि अगर मान लीजिए एक काइट है, वो 2 वैल्यू ले ले, 2 वैल्यू, लेकिन वो शेडेड भी हो, तो हम कंडीशन लगा रहे हैं शेडेड भी हो और 2 वैल्यू भी ले ले। तो शेडेड 4 है, उसमें से 2 वैल्यू ली है, तो 2 वैल्यू वाली कितनी है शेडेड में, एक ही है। 4 में एक है, यानी 4 चवन्नियों में एक। पता नहीं आपको चवन्नी पता भी है कि नहीं, हमारे टाइम पे चलती थी, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो आउटकम है एक्स का जो हम निकाल रहे हैं जब हमको पता है कि y1 हो गया है, यानी सबसे पहले y1 हुआ। ये इसलिए की जाता है ताकि पॉपुलेशन को छांटा जा सके। पहले हमने y1 को ले लिया जो शेडेड है, फिर उन शेडेड में से x = 2 कितने हैं वो ले लिया। तो ये किया क्यों जाता है, ताकि हम अपने सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को रिड्यूस कर सकें। अगर हमारे पास 50 आउटकम्स हैं तो उसमें से हम किसको चुनेंगे, उसको और कम कर दो और कम कर दो, ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी और फोकस्ड और फाइन हो जाए। तो y = 1 हमने इसलिए कंसिडर किया ताकि हमारे पास 4 काइट बच जाए, शेडेड हो, और फिर हम उसमें से चुन लें। तो उसमें से 2 केवल एक था और वो आउटकम हमको वैल्यू दे गया 0.25 की प्रोबेबिलिटी की। यानी कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में जब हम बात करें तो x की वैल्यू स्मॉल x है, y की वैल्यू स्मॉल y है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f(x, y) का फॉर्मूला बनता है f(x, y). कब, इसका मतलब समझिए, y हो चुका है तब x की वैल्यू कितनी होगी। नहीं, x की वैल्यू तो हमने पहले से डिसाइड कर ली, मगर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना होगा, फंक्शन कितना होगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं हम, x की। कब, जब y हो चुका हो। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x और y = y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y, यानी f(x, y) अपॉन f(y, y). ये क्या है y, y? ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है y की, केवल y की। मैंने आपको पहले कराया ना भी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से हमको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। इसको एग्जांपल से समझिए, हमने जो लिया था अभी, x हम कितना चाह रहे हैं, 2। कब, जब y 1 हो चुका हो, यानी शेडेड पोर्शन हो चुके हो। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है हमको, x, बड़ा वाला x किसके बराबर हो, 2 के बराबर, और y किसके बराबर हो, कैपिटल 1 के बराबर। तो ये हमने ऊपर लिख लिया, और यहां पर y = 1, ये मार्जिनल केवल y की। तो y कितना है, 1 है, तो f(y1) हो गया, और यहां पर f(x2) और y = 1। तो यहां पर 2 हो और y 1 हो, ऐसे कितने हैं, यानी कि शेडेड में 2 वाले कितने हैं, एक ही है, तो हमने 1 लिख दिया। और y = 1 वाले कितने हैं, यानी शेडेड वाले कितने हैं, 4.4 आ गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा आसानी से। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया f(x, y) अपॉन f(y, y). क्लियर। स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस एक और टर्म है जो हमने निकाला था अभी, f(x) कब, जब y हो चुका हो, क्या, 1। तो ऐसे में जब y 1 ले रहे हैं हम, यानी शेडेड पोर्शन ले रहे हैं, यानी y = 1 ले रहे हैं, तो x 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.25। 2 की भी 0.25, 3 की भी 0.25 और 4 की भी 0.25। तो x = 2, f(x) 2 कितनी होगी, 0.2। अगर हम पूरे का लेंगे, अगर हमने पूरा लिया तो कितनी होगी, 0.2। और अगर हम y = 1 हो जाए, उसके बाद x की वैल्यू लें जब 2 लिखा हो, तो कितनी होगी, 0.25। दोनों बात क्लियरली समझना। अगर मैं पूरे 10 ले रहा हूं, उसमें 2 कितने में लिखा हुआ है, एक इसमें और एक इसमें, तो 0.2 हो गया प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब मैं बोलूं कि शेडेड पोर्शन में कितने 2 हैं, एक ही है, और कितने में से हैं, 4 में से, तो 0.25। यानी ये 0.25 आ रहा है, ये 0.2 आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, यानी एक में x y पर डिपेंडेंट है
तो हम इंडिपेंडेंट इस x को तब मानेंगे जब y 1 हो जाए, उसके बाद भी x की वैल्यू 2 आए, 0.2 आए, तो हम मानेंगे कि हां x इंडिपेंडेंट है। तो x और y इंडिपेंडेंट तब कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, जब y होने के बाद भी अगर x हो रहा है और उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, यानी इंडिविजुअली भी x उतना ही आ रहा है और y होने के बाद भी x उतना ही आ रहा है, तो समझ लीजिए दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो रहा? अरे मान लीजिए कि y क्या है, यहां काइट ले लिया हमने, y मान लीजिए कुछ और है, नंबर ऑफ बैलून्स ले लीजिए। अब नंबर ऑफ बैलून्स कलर्ड से नंबर ऑफ काइट्स का कोई तालमेल ही नहीं है, उनमें कोई संबंध ही नहीं है, तो वो x बराबर ही आएगा। तो वो दोनों वेरिएबल्स कहलाएंगे इंडिपेंडेंट। तो एफ एक्स कब, जब y हो चुका हो, तो उसका फॉर्मूला हमने अभी ये निकाला था। अगर इसकी वैल्यू एफ एक्स एक्स के बराबर आए, जैसे ये हमने बताया, ये 0.2 ही आए, उतनी ही आए, तो समझ लेंगे हम कि x और y इंडिपेंडेंट है। और जब इंडिपेंडेंट होंगे एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी में जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे? देखिए, एफ एक्स वाई निकालना है आपको, ये एफ वाई वाई को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, तो ऐसा हो जाएगा एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई, और एफ एक्स एक्स होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एफ वाई वाई होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई। यानी ये फॉर्मूला हमको समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। अब देखिए, ये हमने ज्वाइंट और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का जो पहले टेबल बनाया था, उसमें हम मार्जिनल देखें दोनों का, क्या पी एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 कितना आएगा, एक्स भी 1 और वाई भी 1, तो दोनों का 1 1 मिलाकर 0.1 आ रहा है। ओके, लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स और एफ वाई को, तो पहले हम एफ एक्स 1 देखें, ये 1 के नीचे कितना आया टोटल 0.1, और यहाँ y के 1 के आगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 0.4, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 0.04। क्या ये 0.1 के बराबर है? नहीं, तो ये x और y इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। इसके आगे अब हम करेंगे समेशन से रिलेटेड बातें, और उसके आगे हम और भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज वगैरह करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।